हेलो एवरीवन, मैं पूनम गुप्ता जीएस प्लैनेट आपके अपने परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट, ये मूल विधि की फर्स्ट क्लास इट मीन्स डेमो क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मूल विधि आपको समझ नहीं आने वाला, बहुत टफ सब्जेक्ट है। हम लोग बाकी सब्जेक्ट कवर करेंगे। हम जिस ट्रिक से मूल विधि पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ईजी वे होगा। बहुत सारे केस लॉस पढ़ेंगे, करंट वाले केस लॉस पढ़ेंगे, जिससे आपके करंट अफेयर्स भी तैयार होते जाएंगे और मूल विधि को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्यों करेंगे? क्योंकि जो स्मार्ट वर्क का रिजल्ट होता है वो हार्ड वर्क के रिजल्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, बहुत सालों वो प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी उनका यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? वो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे, अगर हमें रास्ता पता होगा तो हम अपनी मंजिल पर बहुत ही ईजी तरीके से पहुँच जाएंगे। एक रास्ता है जो हमें 10 मिनट में पहुँचाता है, एक रास्ता है जो हमें 1 घंटे में पहुँचाता है। तो हमें 10 मिनट के रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुँचना है। हमें बहुत ही कम में बहुत सारा पढ़ना है, बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा रास्ता यानी हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंडेक्स बना लीजिए। एक जगह इंडेक्स बना के वो टॉपिक लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप वो टॉपिक लिखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि हाँ, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ उस पर आप टिक करते जाएंगे और आपको पता रहेगा कि हमने कौन सा टॉपिक कर लिया और कौन सा टॉपिक नहीं किया। सो इससे जो हमारा रास्ता है वो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, ठीक है। आईपीसी और सीआरपीसी। अब थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं, लॉजिकली सोचते हैं कि हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने यूपीएससी का एग्ज़ाम भरा है, ठीक है, तो आईपीसी और सीआरपीसी क्यों आ रहा है, सीपीसी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे कि आप जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे वो आपकी ड्यूटी से रिलेटेड जितने लॉ होंगे ना, सिर्फ वही आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी में 511 धाराएं हैं, जैसे कि हम 511 ही धारा पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग 511 धारा नहीं पढ़ेंगे, ना हमारे पास इतना समय है और वो वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें उतनी ही धाराएं पढ़नी है जितनी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। उसके आसपास की थोड़ी बहुत चीज़ें लेके केस लॉ करके हमें वो बहुत जल्दी चीज़ें कवर करनी है। सो इसमें आईपीसी और सीआरपीसी क्यों है, सीपीसी क्यों नहीं है? चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इसमें लॉजिकली अगर हम सोचें तो आईपीसी और सीआरपीसी, जैसा कि आपने क्या भरा है, यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, तो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड होगा और इनकी ड्यूटीज़ भी इन दोनों पे आके ख़त्म हो जाएगी। चलिए सीपीसी में क्या होता है, सिविल केसेस होते हैं। जैसे सीआरपीसी में होते हैं क्रिमिनल केसेस, आईपीसी में हमारे पनिशमेंट दे दी गई है, सीपीसी में होते हैं हमारे सिविल केसेस। इससे ये पता चलता है कि जितने भी सिविल केसेस होंगे उनमें डायरेक्टली जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा वो नहीं होगा। अगर उसको ऊपर से यानी कोर्ट से उसको ऑर्डर मिलता है तब वो सीपीसी वाले केसेस में वर्क करेगी, अदरवाइज वो सिर्फ यही वाले केसेस देखेगी। ये हो गया आपकी ड्यूटी की बात। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि हम लोग सिर्फ आईपीसी और सीआरपीसी से डील करेंगे। सीपीसी से जब डील करेंगे जब हमें कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। चलिए तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं, और सीपीसी में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत कम चांस होते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी आपको शायद समझ नहीं आया होगा कि सीपीसी में कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे। सीपीसी की अगर हम बात करें, जैसे कि ए और बी दोनों भाई हैं, दोनों में झगड़ा हो गया किसको लेके, प्रॉपर्टी को लेके। अब झगड़ा हो गया, अब ये जाते हैं पुलिस वाले के पास, जी हम में तो झगड़ा हो गया प्रॉपर्टी को लेके। तो पुलिस वाले जो होंगे वो उनको ये सजेस्ट करेंगे, जी आप जाओ कोर्ट, हम लोग कोर्ट का ऑर्डर ही फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका जो है वो है प्रॉपर्टी मैटर, और वो किस में आता है, वो आता है सीपीसी में। इसलिए यहीं अगर ए और बी में मार पिटाई हो गई है, एफआईआर कोई दर्ज कराता है, वो आ गया हमारा सीआरपीसी में।
वो था प्रॉपर्टी का मैटर, और एफआईआर जो मैटर आ गया वो हो गया सीआरपीसी का मैटर। सो सीआरपीसी के मैटर को तो वो डायरेक्टली कर लेगी, उसमें एक्शन लेगी, बट सीपीसी के जितने मैटर्स हैं इससे ये पता चलता है कि सीपीसी के मैटर्स में वो नहीं कुछ भी इन्वॉल्व करेगी। चलिए ये तो हो गया आपकी एक बात। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी और सीआरपीसी। चलिए अब हमें इससे ये पता चल गया कि हमें क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या अडॉप्ट करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति के सदस्यों का संरक्षण करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग भावी पुलिस इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, तो आपका क्या काम होगा, किससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, अनुसूचित जाति यानी SC ST, बच्चों, महिलाओं और SC ST से रिलेटेड इनकी क्या करनी होगी, संरक्षण, यानी इनके जितने अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। वो किसका काम होता है, इंस्पेक्टर का, ठीक है, पुलिस का। तो हम इस वाले एक्ट में ये पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसलिए ये चीज़ें समझा रही हूँ, इससे हमें अगर हमारी ड्यूटीज़ पता होंगी, जैसे इसमें कुछ ही सेक्शंस हैं जो आपके काम के लायक है। ऐसा नहीं आप जैसे कि 511 सेक्शंस हैं तो 511 सेक्शंस ही आप पढ़ रहे हो, 484, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना। सिर्फ मुश्किल से ये लगा लो 30 से 35 सेक्शंस होंगे जो आपके काम के होंगे, और उससे ज़्यादा एक दो ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिर्फ हम वही सेक्शन पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया। अब यातायात नियम। अब यातायात नियम मैम हम क्यों पढ़ेंगे, यातायात नियम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जब पुलिस का एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर जाओगे तो उसमें एक ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए ज़रूरी नहीं होता कि एक अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं, आप लोगों में से ही किसी को ट्रैफिक के नियम का पालन करने के लिए रखा जा सकता है। तो इसलिए जो इसमें है यातायात नियम, ये भी आप लोगों को UPSI के एग्ज़ाम में पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा मानव अधिकार संरक्षण। मानव अधिकार संरक्षण में काफ़ी सारे वो आते हैं सेक्शंस, जैसे कि ये लगा लो मानव अधिकार के लिए कि बोलने का अधिकार और कहीं भी जाने का अधिकार, बहुत सारे सेक्शंस हैं। लेकिन क्या हम सारे पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग सारे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ स्पेसिफाइड पढ़ेंगे। अब जैसे कि ये हो गया सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें ये एक्ट आएगा, जैसे कि इसमें ट्रैफिक रूल्स आ गया, ये एक्ट आ गया, इसमें आ गया मानव अधिकार संरक्षण, तो इसमें आ गया RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब राइट टू इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, ये थोड़े से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये डेमो क्लास है, हम बहुत ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाने वाले, हम लोग सिर्फ इसका ओवरव्यू लेते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन में होता क्या है कि हम अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे एप्लीकेशन फाइल की, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, फाइल की, उसके बाद हमें उसका स्टेटस जानना है। तो हम स्टेटस कैसे जानेंगे, क्योंकि उसका टाइम था 15 दिन का और 20-25 दिन हो चुके हैं और अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है और ना ही उसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हम क्या लगा सकते हैं, हम वहाँ पे RTI लगा सकते हैं और क्या ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। भाई हमने जो काम करने के लिए आपको दिया था उस काम का क्या स्टेटस है, वो कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं साइबर क्राइम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आजकल सबको इसकी नॉलेज है। इसमें क्या हो गया, साइबर क्राइम, ठीक है, इसमें क्या हो गया, हैकिंग। हैकिंग, अब हैकिंग क्या होता है कि किसी की भी तुम आईडी को या किसी के भी कंप्यूटर को तुम लोग बिना उसकी परमिशन के छेड़ रहे हो, उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को लीक कर रहे हो, ये सारे जितने क्राइम आएंगे वो हमारा आएगा साइबर क्राइम में। चलिए ये हमारे हो गए 6 टॉपिक। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण में काफ़ी सारे आते हैं, जैसे जल से रिलेटेड, नदी से रिलेटेड और वन्य जीव से रिलेटेड काफ़ी सारे आते हैं। क्या हम सारे पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण में। जैसे कि वन्य जीव से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड हम लोग सिर्फ इसमें यही डिस्कस करेंगे, हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। भ्रष्टाचार यानी करप्शन, करप्शन से रिलेटेड यानी करप्शन के निवारण के लिए क्या करना है,
तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, भ्रष्टाचार, करप्शन यानी एंटी करप्शन वाले जो रूल हैं हम लोग इसमें वो पढ़ेंगे। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। हम लोग ये दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि जो लॉ है वो हिंदी में पढ़ना शायद अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा टफ होता है, बट इंग्लिश में वो पढ़ना थोड़ा इजी होता है। तो ऐसा नहीं हम टोटली इंग्लिश में पढ़ेंगे या टोटली हिंदी में पढ़ेंगे, हम लोग दोनों तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। इनकेस अगर क्वेश्चन आता है वो हिंदी में वर्ड चेंज कर देता है लेकिन इंग्लिश में नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग दोनों लैंग्वेज में पढ़ते हुए चलते हैं ताकि हमें ईजी रहे और हम लोग ईजिली उसका आंसर कर पाए। भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म क्या है, ये यूपी का ना लोकल लॉ है, यानी ये सिर्फ यूपी पे ही आधारित है। तो जैसे कि आप लोग एग्जाम किसका दे रहे हो, यूपीएसआई, तो आप अगर यूपी का ही एग्जाम दे रहे हो तो आपको वहाँ का लोकल लॉ तो पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, भूमि सुधार। नेक्स्ट है हमारा जनहित याचिका। ठीक है, अब जनहित याचिका होती क्या है, यानी PIL, फाइल करना। जनहित याचिका का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या हो गया, अब जैसे कि मान लो कोई भी किसी को भी कोई कानून या फिर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि हुसैन आरा खातून का केस, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। इसके बारे में हम बहुत ही डीपली इसमें करेंगे। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग इसमें डीपली पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जनहित याचिका यानी जो फर्स्ट जो PIL लगाई थी हुसैन आरा खातून ने लगाई थी, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जनहित याचिका, जैसे कि एक मूवी भी आई थी, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं, वो तेजाब वाली मूवी थी। उसमें क्या था कि तेजाब बैन करने से रिलेटेड था, तो फिर उसमें भी PIL डली थी, तब कहीं जाके तेजाब जो है वो बंद हो गया, यानी बिकेगा नहीं तो फीकेगा कैसे। ये उस मूवी का एक फेवरेट डायलॉग, वो फेमस डायलॉग था। तो उससे हम लोग उसी केस से रिलेटेड या बहुत सारे केस से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, जनहित याचिका यानी PIL के बारे में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है इनकम टैक्स एक्ट। बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें, क्या हम सारे पढ़ेंगे, नहीं, हम लोग इसमें, आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको CA का एग्जाम क्लियर करना है, नहीं, आपको क्या करना है, UPSI का एग्जाम क्लियर करना है। उसके लिए हम बहुत ही लिमिटेड पढ़ने वाले हैं। ये तो आगे हो गई है आपके सिलेबस की बात। अब आगे की तरफ चलते हैं कि आगे हम लोग क्या कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा ना इनके लिए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग भरते हैं भारतीय दंड संहिता और प्रक्रिया संहिता। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारा तो हम लोग आज नहीं क्लियर कर सकते, सिर्फ हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि इसमें कौन कौन से हम लोग सेक्शन करेंगे। जैसे कि आईपीसी में हमें क्या बता दिया, सबसे पहले हम लोग ये जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि लॉ एक्चुअली होता क्या है, कहाँ से ये निकला और क्या इसका मीनिंग है। क्योंकि जब तक हम इसका बेसिक फंडा नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि लॉ का मीनिंग क्या हुआ, क्यों बना, कैसे बना, तब तक हम लोग समझ नहीं आया। और मैं आपको ये समझ के पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक लॉ का L भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ। हिंदी मीनिंग जैसे कि इसका होता है कानून। हिंदी मीनिंग हो गया इसका कानून। ये तो सभी लोग जानते होंगे। आप सोच रहे होंगे मैम इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो आप, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं इसके आगे। लॉ का हिंदी मीनिंग क्या है, कानून। ठीक है, अब ये वर्ड आया कहाँ से, ये वर्ड आ गया जर्मन के लैग वर्ड से। अब उसका मतलब क्या था जर्मन के लैग वर्ड का, स्थिर या निश्चित। स्थिर या निश्चित।
ठीक है, अब लॉ का मीनिंग होता है कानून और स्थिर या निश्चित, और इसका एक और इंग्लिश मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी काफ़ी सारे रूल्स के जो सेट होते हैं उनको बोला जाता है लॉ। चलिए अब इनको ना ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लॉ, ऐसे कानून जो सेट ऑफ रूल्स हो, रूल्स बन गए हों और स्थिर या निश्चित हो, उनको क्या कहा जाता है? लॉ। क्या कहा जाता है उनको? लॉ कहा जाता है। ठीक है, अब स्थिर या निश्चित का मतलब क्या हुआ? स्थिर या निश्चित का मतलब हुआ कि अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सब पे सेम जो लागू हो रहा है, अगर वो एक ही देश में रह रहे हैं। वैसे तो इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, अपवाद तो हर किसी में होते हैं, लेकिन उन अपवादों को छोड़ के वो हर किसी, अमीर गरीब, सब पे ही लागू होता है। उसको हम लोग बोलते हैं कानून, उसको बोलते हैं हम लॉ। अब एक बहुत ही फेमस वो है हमारे ज्यूरिस्ट, उनकी बात बताना चाहूँगी, ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या बोलते हैं? ऑस्टिन ने बोला किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज के शासक का आदेश कानून कहलाता है। मैम क्या लिख दिया आपने? हमें तो नहीं समझ आ रही है, क्या बोल दिया ऑस्टिन ने? अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 1947 से जो हमारा देश था वो गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों के कब्जों में था। ठीक है, उनके ही रूल चलते थे, उनकी जो मर्जी होती थी वो रूल बना दिया करते थे। ये तो रही हमारे स्वतंत्रता की बात। अब 1947 में क्या हुआ? हमारा देश आज़ाद हो गया। फिर भी हमारा देश पूरी तरह आज़ाद नहीं था, क्यों? उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, रूल रेगुलेशंस नहीं थे, वो सब अंग्रेज़ों के जितने भी रूल रेगुलेशंस थे उन पे चल रहे थे। ये बात होगी, चलो क्लियर। अब 1950 में हमारा आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी सारी चीज़ें की। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लॉ बनने शुरू हुए थे। तो किसी स्वतंत्र राजनीतिक, यानी हमारा देश स्वतंत्र हो गया, समाज के शासक का आदेश, शासक वर्ग का जो आदेश है उसको क्या कहा जाता है? कानून। अब शासक वर्ग क्या हुआ? पहले तो राजा महाराजा हुआ करते थे। अब क्या राजा महाराजा होते हैं? नहीं, अब राजा महाराजा नहीं होते हैं। अब कौन होते हैं? लॉ, यानी अब कौन होते हैं? जुडिशरी। जैसे कि अब ये लगा लो, जैसे कि अब कोर्ट का जितने ऑर्डर होंगे उनको माना जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने किया 3 पिलर बना दिए। जैसा कि सबको पता है कि हर एक पर्सन हर एक काम नहीं कर सकता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? 3 पिलर बना दिए। पहला बना दिया उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर वाला, यानी लेजिस्लेचर। ठीक है, सेकंड बना दिया उन्होंने, यानी ये हो गया हमारा, चलिए हिंदी में लिखती हूँ मैं, समझाती इंग्लिश में हूँ। फर्स्ट हो गया विधायिका, यानी लेजिस्लेचर। सेकंड हो गया कार्यपालिका, और थर्ड हो गया न्यायपालिका। पॉलिटी में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। विधायिका का मतलब क्या हुआ? विधायिका का मतलब है लेजिस्लेटिव वाली जो पावर होती है ना, उसको बोलते हैं, जो पावर उनके पास होती है लेजिस्लेचर के पास, उनको बोलते हैं विधायिका। यानी विधायिका यानी विधि बनाने वाले को विधायिका बोलते हैं। विधि का मतलब क्या हो गया? लॉ। हाँ, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम कैसे पढ़ेंगे? विधि बनाने वाले को क्या बोलते हैं? बनाने वाले को विधायिका बोलते हैं।
चलिए, ये बात तो होगी, विधि बनाने वाले को विधायिका बोलते हैं। अब विधि बनाने से क्या काम चल जाता? नहीं चलता। क्यों? विधि को हम लोगों को लागू करवाना पड़ता, ठीक है, हमें जितने संसद में सदस्य हैं उनकी राजी लेनी पड़ती, जी ऐसे लॉ बनाए, क्या ये सही है या नहीं है। जैसे कि अब किसान जो रूल्स बने हैं वही लगा लो पास हो गए, फिर लोगों को नहीं समझ में आए, वो अपना आंदोलन करने लगे। इस टाइप से क्या हुआ कि कार्यपालिका का काम जो है इसमें आएंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ये लोग डिसाइड करेंगे कि जो रूल बने हैं वो कैसे कैसे लागू करवाने, कैसे नहीं। अब न्यायपालिका का काम क्या हुआ? न्यायपालिका में आ जाएंगे हमारे कोर्ट और जजेस वगैरह। अब कोर्ट और जजेस आ गए हैं। कोर्ट और जजेस ये डिसाइड करेंगे कि जो इन्होंने रूल बनाया, विधि बनाई इन्होंने, जो इन्होंने लागू करवाई, क्या वो सही है, क्या वो ऐसा तो नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। वैसे आप ये पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस हम पढ़ेंगे कि कुछ भी हो, कैसा भी रूल बने, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ भी क्षति नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी क्षति नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर उसको क्षति पहुंचती है, कोई भी ऐसा रूल बनता है, तो या तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, बिल्कुल उसको हटा दिया जाएगा, नहीं तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो कि उस पर गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको गलत तरीके से प्रभावित कर रहा है, उसको हम लोग हटा देंगे। उतने ही पार्ट को, बाकी रूल एज इट इज लागू हो जाएगा। चलिए, ये बात होगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। चलिए, न्यायपालिका क्या करती है? ये करती है। अब इतना सब करने के बाद भी अब आपकी ड्यूटी आती है कि जब विधि बन गई है उसको लागू करवाना, उसको कैसे लागू करवाना है, कैसे लागू नहीं करवाना, ये सब आपका काम हुआ। ये तो हमारी होगी बेसिक बात कि कैसे कैसे लॉ बनता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ऑस्टिन ने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कह दिया कि कितने लोग कानून बनाएंगे, कितने लोग कानून नहीं बनाएंगे। ये तो हमारी हो गई इसकी बात। चलिए नेक्स्ट हम अब आईपीसी में समटाइम ऐसा होता है, अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफ़ी सारे अपराध होते हैं। अब अपराधों की कैटेगरी बहुत सारे होती है, जैसे कि कुछ होते हैं कम गंभीर। बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं बुक वाले तरीके से नहीं पढ़ा रही, मैं उस तरीके से पढ़ा रही हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। वैसे इसका जो नाम होता है वो होता है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, ठीक है। ये बात होगी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय का मतलब हुआ जो कि ज़्यादा गंभीर नेचर के हैं, ठीक है। और असंज्ञेय का मतलब हो गया जो कि कम गंभीर है, यानी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा। चलिए, अब ज़्यादा जो गंभीर है संज्ञेय अपराध, उसमें क्या पुलिस वारंट का इंतज़ार करेगी? नहीं करेगी वारंट का इंतज़ार। अगर वारंट का इंतज़ार करेगी, किसी का मर्डर हो गया, वो ये थोड़ी ना इंतज़ार करेगी कि कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा उसके बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे जब तक मुजरिम भाग जाएगा, तो उस पर वारंट का इंतज़ार नहीं करेगी। उस केस में क्या होगा? एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो संज्ञेय अपराध में, यानी विदाउट वारंट, यानी कोई वारंट का वेट नहीं करेगी, इसको बोलते हैं विदाउट वारंट। किसी वारंट का वेट ना करते हुए वो क्या करेगी? मुजरिम को अरेस्ट कर लेगी। एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस और उसको मुजरिम को पकड़ लिया जाएगा। मुजरिम को पकड़ने के बाद 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। अब 24 घंटे वाला क्या लॉजिक है ये समझो। ये 24 घंटे का लॉजिक ये है कि अगर किसी भी मुजरिम को
गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अब 24 घंटे में जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब अगर उसको जाने में 2 घंटे लग रहे हैं या फिर कुछ ट्रैफिक की वजह से कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो वाला जो है वो टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। ठीक है, FIR होगी। ये सब इसमें होगा संज्ञेय अपराध में, जो कि ज़्यादा गंभीर स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा ही उनमें मतलब कोई चांस ही नहीं है, उनमें जमानत ही नहीं मिलेगी। अभी हम बात करेंगे जमानत किस में मिलेगी किस में नहीं मिलेगी, जमानती और अजमानती। लेकिन अभी फ़िलहाल हम करते हैं असंज्ञेय अपराध। अब असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? जो कम गंभीर होते हैं, यानी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा। इसमें क्या होता है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, इसमें FIR होती नहीं, इसमें FIR नहीं होती है, इसमें होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। हाँ, तो इसमें क्या होती है? इसमें होती है हमारी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल यानी NCR में उसकी एंट्री करके उनको धमका के वापस भेज दिया जाएगा। ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा ये सब इसमें हो जाता है। तो ये हो गया हमारे असंज्ञेय अपराध की, ये तो हो गया हमारा असंज्ञेय अपराध। नेक्स्ट हम लोग करते हैं जमानती और अजमानती। जमानती है, जमानत किस में मिल जाएगी? विदाउट वारंट वाले केस में जमानत मिलेगी, या जिसमें वारंट का इंतज़ार हो रहा है, या फिर जो कम गंभीर वाले हैं उनमें जमानत मिलेगी। जमानत मिलेगी जो कि कम गंभीर है, यानी असंज्ञेय वाले जो अपराध होंगे ना उसमें जमानत मिल जाएगी। चलिए, ये बात हो गई हमारी जमानती के। अजमानती अपराध कौन से होंगे? क्या किसी ने मर्डर कर दिया, क्या उसको जमानत मिल जाएगी? नहीं, उसको जमानत नहीं मिलेगी। तो जो ज़्यादा गंभीर स्वभाव वाले हैं, यानी संज्ञेय अपराध, उसमें क्या होगा? जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, वो अजमानती अपराध हो गए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञेय कौन सा हो गया और असंज्ञेय कौन सा हो गया। हालांकि इसको हम बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, लेकिन ये डेमो क्लास है, मुझे और भी टॉपिक्स डिस्कस करने हैं कि मैं और टॉपिक कैसे कैसे पढ़ाने वाली हूँ। तो ये हमारी हो गई है IPC की बात हो गई है। ठीक है, अब CRPC की अगर हम बात करें तो CRPC में हम लोग पढ़ेंगे FIR के बारे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, क्या FIR का कोई फॉर्मेट होता है? नहीं, FIR का कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, वो एक एप्लीकेशन टाइप होते हैं, उसमें अपने वर्ड्स लिख के कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। FIR में जो सर्च होता है, इसलिए FIR का कोई फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, अब हम इसके बाद हम लोग एक और वो डिस्कस करेंगे, ज़ीरो FIR। ये भी हम CRPC जब हमारा लेक्चर आएगा तो हम CRPC वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। ज़ीरो FIR होती क्या है? एक्चुअली ज़ीरो FIR होती है, मान लो किसी का पर्स चोरी हुआ, पर्स चोरी हुआ उसका आगरा में, वो आगरा से वहाँ बैठा था, जब वो दिल्ली पहुँच गया उसको समझ आया अरे मेरा पर्स तो है ही नहीं, यानी मेरा पर्स चोरी हो चुका है। वो दिल्ली में आके कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट करता है, तो वो दिल्ली में आके अगर कंप्लेंट करता है तो उसकी जो FIR होती है वो क्या बोलते हैं, वहाँ पर पहुँचाने, यानी ज़ीरो FIR, यानी उसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, उसका काम हुआ कहीं और, उसकी चोरी हुई, लेकिन उसने जो रिपोर्ट करवाई वो किसी और एरिया में करवाई, तो उसको हम पढ़ेंगे ज़ीरो FIR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको बोलते हैं ज़ीरो FIR। और जैसा कि आप लोग भावी पुलिस वाले हैं तो आप लोगों को इसका जो लॉजिक है, इसका रीज़न है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रीज़न पता नहीं होगा आप लोग क्या काम करोगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है, ये कहा जाता है। तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हम लोग इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। अब IPC की कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं।
जैसे कि ये आगे हमारे राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है। अब आईपीसी की धारा 124A के अनुसार बोले या लिखे गए शब्द या संकेतों द्वारा दृश्य प्रस्तुति द्वारा जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करता है या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष डिसअफेक्शन उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष का कैद और जुर्माना या फिर ये दोनों। चलिए 124A राज्य के विरुद्ध अपराध, ये आईपीसी की धारा बोलते हैं 124A 124A। अब क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, राज्य के विरुद्ध अपराध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। मान लो कि कोई भी अपने वर्ड्स से या संकेत से ऐसी वर्ड्स बोलता है जिससे कि कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा करता है, यानी किसी भी लॉ को वो तोड़ता है, ठीक है, ऐसा करता है कि असंतोष फैले, यानी दूसरों के बारे में, यानी हमारे देश का ही वो बदनामी कर रहा है, तो उसको हम राज्य के विरुद्ध अपराध बोलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, इसको बस टिप्स पे याद करना है। कौन सा सेक्शन बोलता है इसमें? 124A यानी 124A। कौन सा सेक्शन बोलता है? 124A राज्य के विरुद्ध अपराध। अब उसको क्या सजा मिलेगी? अब आईपीसी ही तो डिसाइड करेगा उसको क्या सजा मिलेगी। आईपीसी में तो वैसे भी पनिशमेंट के लिए ही बोला गया है कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी सजा मिलेगी। और सीआरपीसी में क्या बोला गया है कि प्रोसीजर कैसे होगा, यानी अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसका प्रोसीजर कैसे होगा। यानी एफआईआर अगर मैंने आपको बताई है तो एफआईआर का मतलब ये हुआ कि एफआईआर होगी पहले, उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसको ये इन्वेस्टिगेशन होगी, 24 घंटे में पेश करना होगा। ये जितना प्रोसीजर है वो कौन बताएगा आपको? सीआरपीसी। लेकिन जितनी सजा है वो कहाँ दी गई है? वो दी गई है आईपीसी में, ठीक है। अब इसमें 3 वर्ष की कैद और जुर्माना अथवा दोनों या आजीवन कारावास भी हो सकता है। ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि उसने कितना बड़ा वो किया है जिससे हमारे देश में असंतोष फैल गया है, तो उसके बाद वो डिसाइड होगा कोर्ट में। चलिए ये हमारे एक सेक्शन की बात हो गई। इसके बाद मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध जमाव, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमा विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों को जिनसे वह जवाब घटित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। यानी जब ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है 5 या अधिक व्यक्ति, यानी असेंबली, रॉन्गफुल असेंबली, यानी 141 में कहा गया है रॉन्गफुल असेंबली। रॉन्गफुल असेंबली का मतलब है 5 से ज़्यादा अधिक लोगों को इकट्ठा कर लेना। और किस लिए इकट्ठा करना? किस लिए इकट्ठा करना? पार्टी करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, इसलिए इकट्ठा करना है जिनके ये उद्देश्य और उद्देश्य पड़ते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी लोक सेवक को, जबकि ऐसे लोक सेवक के विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो आपराधिक बल द्वारा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। यानी अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यानी आप भावी पुलिस वाले जैसे कि आप लोग डेफिनेटली बनने वाले हैं, पॉजिटिव सोचते हुए चलेंगे, हम लोग पक्का बनेंगे। अगर आपको कोई रोकता है आपकी ड्यूटी करने के लिए, किसी ने रोका, तो फिर वो क्या करेगा? विधि विरुद्ध जमाव। और 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए उसके लिए। कौन सी धारा बोल गई? 141A 141, ठीक है। तो ये हो गया ये। चलो एक इंटेंशन तो उनका ये हो गया कि आपको अगर कोई ड्यूटी से करने से रोकता है। नेक्स्ट वाला, किसी विधि या किसी वैध आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करता है। किसी विधि, विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब हो गया कोई भी लॉ, यानी कोर्ट ने बोला जी इसको जुर्माना भरना पड़ेगा जी। अब आप ये सोचो जी जुर्माना भरना पड़ेगा, हम तो नहीं भरेंगे, चाहे कोर्ट बोले चाहे कोई भी बोले। कोर्ट अगर ऐसा अगर होता है, प्रतिरोध करता है वो किसी भी कोर्ट के ऑर्डर का, तो वो भी क्या होगा? विधि विरुद्ध जमाव। कौन सा सेक्शन बोलता है? 141 बोलता है। किसका? आईपीसी का बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध करना। आपराधिक अत्याचार करना, 5 या 5 से अधिक लोग बढ़ गए हैं, ठीक है, कर्फ्यू लगा हुआ है, इस टाइप का लगा हुआ, नहीं जी हम तो बाहर घूमेंगे, हम लोग दंगे बरसात करेंगे, ये वो, तो आपराधिक अगर कुछ कर रहा है या
अन्य अपराध कर रहा है तो वो भी क्या हो गया, 5 या 5 से अधिक लोग कर रहे हैं तो क्या हो गया, आपराधिक अतिचार। नेक्स्ट है हमारा, किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा संपत्ति पर कब्जा करना। यानी किसी की संपत्ति है, अब 5 या 5 से अधिक लोग आ गए, वो बेचारा गरीब, और उसकी संपत्ति पे जी चेयर डाल के बैठ गए, हम तो ऐसा करेंगे जी, आज से ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है, हम लोग उस पर कब्जा कर लिया, तो उसको भी क्या बोलेंगे, 5 या 5 से अधिक लोग चलेगा। अब एक बेचारा आदमी क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी अगर दे देता है, ऐसा रॉन्गफुल जो कब्जा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपराधिक बल, यानी विधि विरुद्ध जमाव, यानी किसी भी लॉ से रिलेटेड जो जमाव हो गया उसको